वंदे मातरम, सुप्रभात, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस संचार के कुछ तत्वों का उल्लेख किया था। उससे आगे चलते हैं हम। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। अगला संचार का जो तत्व है वो है प्राप्तकर्ता, अर्थात संदेश प्राप्त करने वाला, यानी प्राप्त संदेश का कूटवाचन उसकी डिकोडिंग करता है। यानी जो संदेश प्राप्त करता है वो उस संदेश की डिकोडिंग करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उस संदेश में क्या अर्थ छिपा हुआ है उसकी कोशिश करता है। और यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग के अंतर्गत संदेश को किसी भाषा में भेजा जाता है और डिकोडिंग के अंतर्गत उसी भाषा में उसको समझा जाता है, उस संदेश में निहित अर्थ को समझा जाता है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है और जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना आवश्यक है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था या विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और यह प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, उसमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही। या उस फीडबैक से ही यही पता चलता है कि जिस अर्थ के साथ संचारक ने संदेश भेजा था, क्या वह उसी अर्थ में उस प्राप्तकर्ता अर्थात उस रिसीवर को प्राप्त हुआ है या नहीं। लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं, और इन बाधाओं को हम कहते हैं शोर या नॉइज़ कहते हैं। और संचार की इस प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक हो सकता है, यह शोर तकनीकी हो सकता है, मानसिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है, भौतिक हो सकता है। और शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, और सफल संचार के लिए इस संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना बहुत कम या उसको कम करना बहुत आवश्यक होता है। आप इस सारणी देखिए, इसमें स्रोत या संचारक वो फिर संदेश भेजेगा, उसका कोई माध्यम होगा, फिर उसको प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त करेगा और फिर उससे फीडबैक मिलेगा। लेकिन बीच में जैसे ही संचारक से संदेश पहुंचा और बीच में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, ये देखिए शोर आ गया, उस माध्यम के बीच में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो प्राप्तकर्ता तक जो फीडबैक पहुंचती है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं होती, वो एक तरह से नकारात्मक संदेश देती है। इसलिए संचार में शोर एक बहुत बड़ी बाधा है और इसकी कमी करनी चाहिए या इसको हटाना चाहिए। अब है संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या कई प्रकार हैं। हम उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी तरीके इसमें मिक्स हो रहे हैं। एक संचार का तरीका होता है जिसे अपन कहते हैं सांकेतिक संचार। जैसे कोई मित्र आपको इशारे से बुलाता है तो ये भी संचार हो गया। एक होता है हम जैसे बड़ों को नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ हम हथेलियाँ भी जोड़ के प्रणाम करते हैं। तो इस तरह एक साथ साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। और इसी प्रकार हम कई बार जिसे अपन बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, अपनी आँखों, चेहरे, हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए
मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। तो हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर। कहते हैं ना कि चेहरा होता है वो व्यक्ति की संपूर्ण किताब होता है। चेहरे को देखकर हम व्यक्ति की पूरी उसकी जन्मपत्री निकाल सकते हैं। चेहरे को देखकर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति खुशी में है या दुख है या उसे डर लग रहा है। वो सारे भाव उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या करते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं। तो ये एक संचार है, लेकिन इसमें संचारों को प्राप्त करता एक ही व्यक्ति होता है और ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है। अतः इसे अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। अर्थात जब संचार प्रक्रिया में संचारक यानी संचार भेजने वाला और संचार प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते समय ध्यान में होते हैं, वह अंतःवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होते हैं, क्योंकि हम पहले कुछ सोचेंगे, फिर किसी और से संवाद करते हैं। तो स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पे सोच विचार करना और विचार मंथन करना भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, थोड़ा सा फर्क है इसमें। एक है अंतःवैयक्तिक अर्थात एक ही व्यक्ति के अंतर्गत, और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक अर्थात दो व्यक्तियों के आमने सामने आपस में जब वो संचार करते हैं तो उसे इंटरपर्सनल अर्थात अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। और इस संचार में फीडबैक होता है यानी प्रतिक्रिया होती है, वो तुरंत प्राप्त होती है। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करते हैं। इस प्रकार से संचार का जो तीसरा प्रकार है वो समूह संचार है, और इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या संचार करता है, जैसे कि कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार समूह संचार होता है, उसका उपयोग हम समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए भी हल के लिए कर सकते हैं। इसी तरह गांव की जैसे कोई पंचायत या किसी समिति की बैठक में भी समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है, जहां गांव या समिति के लोग आपस में चर्चा करके किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। और संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी जो प्रकार है वो है मास कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में जन संचार कहा जाता है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। और सबसे ज़्यादा आज प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला है वो जनसंचार है। आज मैं आपको वीडियो बनाकर प्रेषित कर रहा हूँ, तो यह भी एक जनसंचार का ही माध्यम है। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसलिए इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार भी वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए इनकी लाखों हजारों प्रतिक्रियाएं प्रकाशित करके विशाल पाठकों तक पहुंचाई जाती हैं। ये हो गए संचार के चार कुछ प्रकार हो गए। जनसंचार की विशेषताएं। अब जनसंचार में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था अंतर्वैयक्तिक संचार होता है, इसमें दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं और उसमें फ़ौरन हमें फीडबैक मिल जाता है। लेकिन यहाँ जनसंचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसके जो श्रोता, पाठक और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। साथ ही उनका जो गठन होता है वो भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है, गरीब वर्ग भी हो सकता है, शहरी भी, ग्रामीण भी, पुरुष भी, महिला भी, युवा भी, वृद्ध भी। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है, कोई पटना में हो सकता है, लेकिन समय सभी एक ही समय टीवी पे अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं।
तो इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ये एक बहुत प्रमुख विशेषता है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की जो प्रकृति होती है वो सार्वजनिक होती है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि अंतर्व्यक्ति के समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका का कारण पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में संचार के लिए एक औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता, दूसरी विशेषता, पहली विशेषता हमने पढ़ी इसकी प्रकृति सार्वजनिक होती है। दूसरी विशेषता है इसमें ढेर सारे द्वारपाल यानी गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल का मतलब है कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वो समूह होता है जो कि जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि कहाँ वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित किए जाए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम कि समाचार पत्र में संपादक और उसके समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह से छपेगा। इस प्रकार द्वारपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें। ये हो गए, ये कुछ जनसंचार की विशेषताएं हो गई। इसके बाद में संचार के प्रमुख कार्य। अब संचार के प्रमुख कार्यों में हम ले सकते हैं, ये देखिए, जैसे संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल या प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप इमेज में देखिए, जैसे एक पुस्तक मांग रहा है एक दोस्त अपने से दूसरे दोस्त से। दूसरा, हम संचार के जरिए किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, जैसे सूचना, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति यानी संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। छठा है, संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। सातवां, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु, विषय या के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो आठवां, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। ये संचार के प्रमुख कार्य हो गए। फिर है जनसंचार के प्रमुख कार्य। जिस प्रकार संचार के बहुत सारे कार्य हैं, उसी तरह जनसंचार माध्यमों के भी बहुत सारे कार्य हैं। प्रमुख कार्य देखिए इसमें, सूचना देना। दूसरा है शिक्षित करना। ये जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। मनोरंजन करना, मनोरंजन जैसे कि आप जानते ही हो, टीवी, सिनेमा, रेडियो, संगीत, वीडियो, किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। एजेंडा तय करना, इसके द्वारा सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय किया जाता है। निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना है। अगर कोई सरकार गलत कदम उठाती है या किसी संगठन में कोई अनियमितता बढ़ती जा रही है तो जनसंचार माध्यम के माध्यम से उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी होती है। विचार विमर्श के मंच, जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त का मंच उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र को कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद हैं, उसकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। हम देखते हैं पौराणिक काल में देख सकते हैं देवर्षि नारद हैं, इसको भारत का पहला समाचार वाचक माना जा सकता है।
जो कि वीणा की मधुर झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने, उसका विवरण सुनाने के लिए संजय की भी परिकल्पना की गई है। तो ये भी संचार व्यवस्था का एक उदाहरण है। जन भावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता के बीच प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण भी बाद में दिखाई दिए। इसके बाद में शिलालेख और कच्चा शाही या रंगों से संदेश लिख के प्रदर्शित करने की व्यवस्था मजबूत हुई। फिर रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। लेकिन भारतीय संचार परंपरा की खासियत ये भी रही है कि राज दरबारों के समानांतर हमारे यहाँ लोक माध्यमों की भी सुलझी व्यवस्था मौजूद रही है। जैसे भीमबेटका के गुफा चित्र इसके प्रमाण हैं। कठपुतली और लोक नाटकों की विविध शैलियों के रूप दिखाई पड़ते हैं और विविध नाट्य रूप जैसे कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगागोरी आदि का भी विशेष महत्व है। ये भी किसी न किसी माध्यम से अपनी भावनाएं जनता तक पहुंचाते हैं। इन विधाओं के कलाकार मनोरंजन तो करते ही हैं, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और निर्माण करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा हम आधुनिक माध्यमों की बात करते हैं तो चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से आए हैं और हमने शुरुआत में उन्हें किसी रूप में अपनाया और धीरे धीरे सांस्कृतिक विरासत के रूप के अंग बनते गए। और जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट है। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंचाई जाती है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।